नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और डिम्पी कालरा भी मौजूद हैं। भारतीय बाजार बेहद छोटे दायरे में इस वक्त कामकाज करते हुए बिकवाली का दबाव भी हमने देखा ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। वॉलेटाइल मार्केट्स रहे और इस घंटे की अगर बात करें 22,600 के इर्द गिर्द झूलता हुआ निफ्टी, टू बी प्रिसाइज 22,579 के लेवल्स। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे 48,650 के पास सपाट फ्लैट कामकाज। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आज कह सकते हैं थकान महसूस करता है और इसी तरह के सेंटिमेंट्स जो हैं वो ब्रॉडर मार्केट्स में भी नजर आएंगे जहां वॉलेटाइल मूव्स हैं। ऑटो शेयरों में खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी हैं जहां पर कामकाज आपको बनता हुआ दिखेगा। मेटल क्षेत्र की चमक फीकी पड़ती हुई। ऑल इन ऑल बाजार जो है नरम है, लेकिन मुंबई का पारा काफी गर्म है। इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे और बातचीत होनी भी चाहिए क्योंकि सामान्य के मुकाबले पिछले एक हफ्ते से मुंबई में गर्मी जो है लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि अगर फरवरी के महीने में यह हाल है तो फिर अप्रैल मई के महीने में किस तरह के सेंटिमेंट्स बनेंगे। एट प्रेजेंट जहां मैं बात कर रही हूँ 36 डिग्री पारा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेहद ज्यादा सेंटिमेंट्स जो हैं वो कमजोर होते हुए, कह सकते हैं कि गर्मी जो है लगातार बढ़ती हुई। बाजार के सेंटिमेंट्स तो कमजोर हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ माहौल जो है, और ऐसे माहौल में काफी सारे इन्फेक्शंस, काफी सारी तकलीफें, काफी सारे डिजीज भी हैं जिससे जूझ रहे हैं लोग। और इस वक्त इतनी गर्मी क्यों है फरवरी के महीने में, जहां ठंडी ठीक से पड़ी नहीं, इतनी गर्मी क्यों है, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन बाजार की ही अगर बात कर लें, इस वक्त जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, ट्रंकेटेड वीक है। डिम्पी, गुड आफ्टरनून। एफएनओ की पोजीशनिंग किस तरह की नजर आ रही है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी भी है और उस छुट्टी से ठीक पहले आज बाजार में छोटे से दायरे में कामकाज हम देख रहे हैं। आई थिंक डिम्पी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मानसी, देखिए आवाज़ आ रही है। आज उम्मीद ये थी कि शायद बाजार थोड़ा संभल के चले, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग का दबाव आया। निफ्टी बैंक के जो गेंस थे वो सस्टेन हो नहीं पाए और निफ्टी बैंक इस वक्त लाल निशान में आके कारोबार कर रहा है। निफ्टी में हल्की सी तेजी है 26-27 अंकों के आसपास की। तो बिल्कुल रिवर्सल का कोई साइन नहीं है। मतलब इसके आधार पर आप कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब ये कह सकते हैं ना कि बहुत ही मामूली है। हाँ, कुछ कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मैं नोटिस करवा देता हूँ। वो ये कि आप देखिए एडवांस डिक्लाइन का रेशियो उतना बुरा नहीं है। 1150 शेयर आज तेजी वाले हैं। हालांकि गिरने वाले शेयरों की संख्या करीब 1500 के आसपास है। एक और चीज़ ये है कि जहाँ पर खबरें आ रही हैं, जहाँ पर रिपोर्ट्स अच्छी आ रही है, वहाँ पर हम शेयरों में तेजी देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल को लेकर अच्छी रिपोर्ट आई, शेयर करीब 3% ऊपर है। एमएनएम को लेकर सीएलएसए और जेफरीज ने भरोसा जताया था कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, चीज़ें प्राइस्ड इन है। टेस्ला वाली जो खबर आ रही थी, 17% शेयर गिर गया था अपने हाई से, तो एमएनएम में 2.70 में तेज़ी हो रही है। लेकिन बाजार को जो चाहिए, जो उत्साह चाहिए, वो है नहीं। अभी आज हमारे साथ चंदन तापड़िया थे, उन्होंने कहा कि एक बार 22,650 अगर पार हो जाए तो शायद जाके आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एक्सपर्ट जिनसे हमने बातचीत की है, सबका व्यू ये है और हम उसको बिल्कुल एंडोर्स भी कर रहे हैं कि सेल ऑन राइज वाला ही बाजार अभी तक है। डिम्पी, वायदा के डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं? कुछ आंकड़े जो आपने नोटिस किया हो? देखिए, मार्केट्स के अंदर अभी तो स्थिति नाजुक है, जैसे आप ऑलरेडी बता रहे हैं। आज आप देख के देखो 27 पॉइंट क्या होते हैं निफ्टी के अंदर, जबकि सामने डेरिवेटिव एक्सपायरी खड़ी है। कल की छुट्टी है तो या तो सौदे की आज का टान हो रही है तो कल हो जाएगी या परसों हो जाएगी। तो रोल ओवर्स की जो फिगर है वो करीब 50% क्रॉस कर चुके हैं, दोनों की, निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की। इसका मतलब साफ है कि पोजीशंस के अंदर बहुत सारे सौदे यहीं कट रहे हैं। अगली सीरीज़ हो सकता है थोड़ी बहुत आपको एक राहत की सीरीज़ हो, क्योंकि अभी भी एक दिन की छुट्टी के बाद फिर से फाइनल रोल ओवर आएगा, तब मैं आपके सामने एक रोल ओवर का एंगल भी ज़रूर रखूँगा। लेकिन अभी तक की सिचुएशन ये है कि ज़्यादातर शॉर्ट्स अभी कुछ हद तक कवर हो चुके हैं, कुछ हद तक आगे भी ट्रांसफ़र हुए हैं, बट फाइनल रोल ओवर के बाद ही पता लगेगा कि अगली सीरीज़ कैसे चलती है। तो इसको मैं रोल ओवर वाले पॉइंट्स को छोड़ देता हूँ 2 मिनट के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मार्केट में एफआईज की खरीदारी वापस से नहीं लौटेगी? क्या हम एक जो मार्च वाली सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, क्या वहाँ से कुछ स्ट्रेंथ आएगी? देखिए, एफ&ओ के अंदर कुछ और रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस किया जा रहा है, जिसमें मार्केट वाइज पोजीशंस लिमिट के अंदर चेंजेस किया जाएगा ताकि बैन में आए और ना आए,
इसकी प्रोविजनिंग को और बेहतर किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा इससे पहले भी अक्टूबर से ही ये प्रोसेस शुरू हुई थी जब F&O के अंदर चेंजेस किए गए थे। FIs F&O में ही सबसे ज़्यादा काम करता है और आपने उन्हीं की पिच को खोद दिया, यानी कि उसी पिच पे आके वो प्रॉब्लम हो गई। तो उसके बाद से FIs का जाना स्वाभाविक है। इसमें टैक्स स्ट्रक्चर का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि LTCG STCG तो चेंज ही नहीं हुए, ना ही FIs के ऊपर कोई नए टैक्सेशंस को डाला गया। सिर्फ और सिर्फ ये था कि मामला F&O पे आके रुका है। तो इस बार फिर से नए चेंजेस की बात मैंने आपको सुबह भी दिन में भी बताई थी। तो ये जब ये चेंजेस होंगे, मेरे को लग रहा है FIs थोड़ा टाइम लेंगे आने में। मैंने लास्ट 1-2 दिन पहले भी आपके सामने बात रखी थी, वो बात मैं अभी फिर से रख देता हूँ। उनको 5 महीने लगे पैसा लेके जाने में। अगर पैसा पंप करेंगे ना और 5 महीने भी लगे पैसा पंप करने में, तब भी हमारी दिवाली आ जाएगी। हम होली पे खड़े हैं, होली से दिवाली तक की पूरी जर्नी है। आप तो आप ये डिसाइड कर लो, लगा हुआ पैसा होली पे, कटेगा पैसा दिवाली पे। ठीक है जी, ये कम से कम इतना पैसा, इतना मजबूरी है तो इतना पैसा आपके पास है, इतना रूम आपके पास है तो आना मार्केट में। नहीं है रूम, आप बोलो कि आज मैं लगाऊं और कल से मार्केट दौड़ पड़े, बॉस फिर आप गलत जगह पे पिच कर रहे हो। आप फिर एक काम करो, SIP डाल दो, SIP से पैसा डालो, कम किस्त बनेगी, SIP से पैसा डाल दो। दूसरा पॉइंट, जिनके पास पोजीशन है वो ज़्यादा प्रॉब्लम में है। मेरे साथ 3 मेहमान हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, रचित जैन हैं, राजेश पालविया हैं। इन तीनों मेहमानों से बातचीत करके आपको थोड़ा और गाइड कर देंगे। लेकिन मेरा निजी तौर पर मानना है, राजेश सर भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो पहले है ना उसको बचाओ आप, जो पहले है उसको थोड़ा सा बचाओ आप, क्योंकि अगर पहले वाला ही नहीं बचेगा ना और उसको लॉस में काटोगे, फिर नया पोजीशंस देखोगे, वो नहीं होगा। 3 प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर लेना। पहला प्रिंसिपल, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, कूद के आना नहीं है। ये रेट मेरे को पहली बार लाइफ में मिल रहे हैं बॉस, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसके नीचे की डेप्थ मेरे को और आपको भी नहीं पता कितनी ज़्यादा है। तो नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, मुंह में पानी और आंखों में पानी दोनों में ले लाना। मुंह में पानी मतलब लालच नहीं लाना और आंखों में पानी से लाना कि रोए मत देना मार्केट में, डिप्रेशन भी मत होने देना। ठीक है जी, ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम, बाय राइट एंड सिट टाइट। राजेश सर जानते हैं इस बात को। बाय राइट एंड सिट टाइट का मतलब 70% गिरा हुआ शेयर मत पकड़ना, जो शेयर अच्छा है वो पकड़ना, भले वो 10% टूटा हुआ हो। तीसरा पॉइंट, एकोमुलेशन का स्टांस रखना, बाय नहीं करना, एकोमुलेट करना। एकोमुलेशन और बाय में फ़र्क है। एकोमुलेशन वाला जब भी गिरावट आएगी तब मैं माल डालूंगा अपना। तो 3 प्रिंसिपल आप बेसिक फॉलो करके रखो। और मेरे को लग रहा है कि एक बुरे फेज से निकल रहे। आज 12 बजे हमारे शो में ना कुणाल जी थे, कुणाल बोथरा। राजेश सर सुनना आप भी, हाँ, वो बता रहे थे कि 30 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब इंडेक्स ने इस तरह का फॉल दिखाया है। ये 30 साल में पहली बार हो रहा है, ऐसा वो मेरे को डाटा बता रहे थे। तो 30 साल का मतलब हम सबका एक्सपीरियंस 30 साल के अंदर ही आता है। राजेश जी आपका भी, मेरा भी, रचित का भी और लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी का भी। तो इसका मतलब हम अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं, है ना। हम तीनों ही, इनफैक्ट हम चारों जो विंडो में हैं, हम अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह का एक्सपीरियंस देख रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि कई चीज़ें नई बार होती है, नया एक्सपीरियंस होता है। इससे पहले तक हमने अलग तरह का मार्केट देखा, आजकल हम थोड़ा अलग किस्म का मार्केट देख रहे हैं। आप ये मान के देखो 2 महीने हो गए FIs की होल्डिंग 20% से नीचे खड़ी हुई है, 20% से ऊपर भी नहीं आ रही है। 2 महीने हो चुके हैं इस बात को। राजेश सर आपसे कर रहे हैं शुरू, जरा निफ्टी बैंक निफ्टी पे अपना टेक बता दीजिएगा, और अगर हमने कहीं भी कोई गलती की है, कोई डाटा है, प्रिंसिपल्स को गलत रखा है, तो आप उसको करेक्ट भी कीजिएगा प्लीज सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, वो जो डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, वो 1996 में 5 महीनों की कंसेक्यूटिव गिरावट थी, और उसके बाद अब वापस से सेम बिहेवियर मार्केट का हमें वापस देखने को मिल रहा है। ये 5th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे निफ्टी नेगेटिव क्लोज देता हुआ दिख रहा है। तो ये पहली बार ही हो रहा है। 30 साल पहले का बाजार 1996 में तो इतने मैच्योर मार्केट थे भी नहीं। तो अगर हम देखें हिस्टोरिकली बोले तो मोटा मोटी तो ये पहली बार ही हो रहा है अपने मार्केट में, निफ्टी में जब से इंट्रोड्यूस हुई है, कि 5 महीनों तक कंटिन्यूस बेसिस पे निफ्टी रेड में बंद होते हुए दिख रही है। अब मार्केट में जब तक सेंटिमेंट इंप्रूव नहीं होंगे, एफआई का सप्लाई जब तक खत्म नहीं होगा, या जब तक वो साइडलाइन में नहीं जाएंगे या बाइंग में कन्वर्ट नहीं होंगे, जब तक मार्केट संभलेंगे तो नहीं। मार्केट में दबाव तो रहेगा, छोटे मोटे उछाल जरूर आते रहेंगे। आज भी देखें 30, 40, 50 पॉइंट के उछाल थे, लेकिन मार्केट में फॉलो बाइंग एक्शन मिसिंग है, क्योंकि जिस तरीके की अस्थिरता का माहौल है यहाँ पे, कोई भी, जैसा आपने भी बताया कि स्टैगर्ड ही बाय करना है, तो वो छोटी ही बाइंग मार्केट में हो रही है, जिसके चलते
जो हम पहले के मार्केट में देखते थे कि एक बड़ी उछाल बन जाती थी एक ओवरसोल्ड मार्केट से, वो उछाल भी अब नहीं बन पा रही, क्योंकि अभी क्वांटम जो है वो काफी छोटा है बाइंग का। ऑलरेडी पोर्टफोलियो लॉस में है, मार्जिन बुक भी काफी छोटी होती जा रही है, और यहाँ पे नया बड़ा रिस्क लेने की अभी एपेटाइट भी लो है। तो हमें लगता है इन सारी चीजों को देखते हुए मार्केट में जो उछाल आ रहे हैं वो भी छोटे ही है, और ऊपर में वापस जब तक एफआई का सप्लाई है तो वो उछाल में भी हम देख रहे हैं कि मार्केट लोअर साइड पे फिसलते हुए दिख रहे हैं। लेवल की बात करें, 22,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो टूटेगा तो 22,300 की तरफ हम फिर फिसल जाएंगे। एक्सपायरी मंथ में, एक्सपायरी वीक में अब हम हैं, और ऑलमोस्ट एक्सपायरी के नजदीक है। 22,500 का पुट बेस है, अगर वो टूटता है एक्सपायरी के पहले तो 22,300 भी दिख सकता है। ऊपर में 22,700 के ऊपर जब तक नहीं आता है निफ्टी, कोई शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे अभी ट्रिगर नहीं होगी। मेजर कॉल राइटिंग 22,500, 600, 650, 700 स्ट्राइक, इन्हीं स्ट्राइक्स पे देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी अब यहाँ पे एक वीकनेस जोन में आ चुका है, क्योंकि 49,000 के लेवल को अब तोड़ चुका है, और 48,500 जो कि एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर 48,500 टूटेगा तो यहाँ पे भी डाउन मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 48,200, 48,000 की तरफ। बैंक निफ्टी में 49,300 जब तक क्रॉस नहीं होगा, छोटे मोटे उछाल आएंगे, वापस वहां पे सप्लाई बनते हुए दिखेगी। तो अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इतना अभी नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो वीक है, और हमें लगता है कि थोड़ा लाइट ही रहना चाहिए मार्केट में अभी। एग्रेसिव बाइंग को अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए। मार्केट में हो सकता है रोल ओवर के बाद थोड़ी दिशा बाइंग निर्देश इंटरेस्ट मिसिंग है, इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बात से राजेश जी, और लाइट ही रहना होगा, एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि लगातार डाउन साइड जो है विजिबल इस वक्त नजर आ रही है। थोड़ा फास्ट ट्रैक करेंगे, हमारे एक्सपर्ट से उनकी टेक्निकल कॉल्स लेंगे, उसके बाद मुंबई हीट वेव पर भी विस्तार से हमें IMD डिपार्टमेंट से बातचीत करनी है। तो चलिए सबसे पहले फटाफट क्लोजिंग ट्रेड्स में हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके कॉल्स जान लेते हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, रुचित जैन की कॉल से शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून रुचित, बताइए कौन से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हैं आपके पास? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल दो स्टॉक्स है, एक खरीदारी की सलाह है और एक शॉर्ट साइड की सलाह है। सो आइडियली हम एक स्ट्रेटेजी यही यूज कर रहे हैं कि बाय द आउट परफॉर्मर एंड सेल द अंडर परफॉर्मर। कि जो स्टॉक्स ऐसे फॉलोइंग मार्केट में भी नहीं गिर रहा है, वहां पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और उनमें से एक है कोटक बैंक, जहाँ पे क्लियरली एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है। उसके 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आई थिंक कोटक में खरीदारी की सलाह है। 1930 के नीचे स्टॉप लॉस है 2020 के टारगेट के लिए। और एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक जहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं वो पूना वाला फिनकॉर्प। आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में रहा है। लोअर टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर है। मार्केट में छोटे मोटे पुल बैक मूव्स भी जो रिसेंटली आए थे उसमें भी ये स्टॉक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ऐसे मार्केट्स में जब नो ब्रॉडर ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है, सो आई थिंक ये मोमेंटम और नो नीचे की साइड कंटिन्यू रह सकता है। तो पूना वाला फिनकॉर्प में 288 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने की सलाह रहेगी 260 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। खरीदारी की कोटक महिंद्रा बैंक 2020 के टारगेट्स और पूनावाला फिनकॉर्प पे सेल कॉल इनिशिएट कर रहे हैं। रुचित 260 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए पूनावाला फिनकॉर्प में डाउनसाइड विजिबल नजर आते। कोटक बैंक का जिक्र हमने आज सुबह भी किया था। यहाँ के चार्ट्स कोटक बैंक के अट्रैक्टिव इस वक्त तो देखने को मिल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स क्या होंगे? नमस्कार मानसी जी, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून। हमारी साइड से जो आज दोनों ही कॉल बाय की है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स में, क्योंकि 22,400 से लेकर 22,440 के पास एक क्रूशियल मूविंग एवरेज है जो 20 मंथ का मूविंग एवरेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और थर्सडे को एक्सपायरी भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग मूव हमें इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो जो हमारा फर्स्ट कॉल है वो है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और पिछले 3 दिनों से यहाँ पर एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का भी फॉर्मेशन था, बट आज यहाँ पर इसने 20 DMA के लेवल पर एक सपोर्ट दिखाया है और बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है। तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में आने वाले समय में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9,000 के, और हमें इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 8,200 का। दूसरा जो काउंटर है बाय के लिए वो FMCG स्पेस से है।
आईटीसी में हमें अच्छे खासे गिरावट के बाद आज 3 दिनों के बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल नजर आ रहा है। तो यहाँ से हम करंट लेवल से बाइंग करके चल सकते हैं आईटीसी में। इसमें जो हमारे टारगेट एक्सपेक्टेड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 425 के, और हमें 395 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। खरीदारी की लक्ष्मीकांत जी की तरफ से बजाज फाइनेंस और डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस से आईटीसी 425 के टारगेट्स आईटीसी में और बजाज फाइनेंस में 9000 के टारगेट्स को ध्यान में रखना है। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आप भी बताइए क्या खरीदारी की कॉल्स होंगी या फिर आप खरीदारी और बिकवाली दोनों कॉल्स देंगे? एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो शॉर्ट साइड में इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन में शॉर्ट बिल्टअप है और रैली फिजल आउट होते हुए दिख रही है। यहाँ पे हमें लगता है इंडिगो को शॉर्ट किया जा सकता है। डाउन साइड के टारगेट 4360 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 4480 का। लॉन्ग में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एसबीआई कार्ड। यहाँ पे हमें लगता है 865 के अपसाइड के टारगेट टुवर्ड्स एक्सपायरी बनते हुए दिख सकते हैं। तो एसबीआई कार्ड बाय किया जा सकता है 830 के स्टॉप लॉस से। एसबीआई कार्ड को खरीदने की सलाह है, 865 रुपए के भाव हैं। तो ये हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन हो गया आपके लिए। मिले जुले ट्रेड हैं। आज थोड़ा सा ना माहौल थोड़ा सा बेहतर है। रोज हम 5 दिन से गिर रहे थे, लेकिन आज उस पर कम से कम बस राहत की चीज़ ये है कि ब्रेक लगते हुए दिखी है। लेकिन ये ज़रूर है खतरा बना हुआ है। अब पहले क्या था ना, पहले जो सपोर्ट वाले लेवल थे वो रेजिस्टेंस बन गए हैं, चाहे निफ्टी की बात करें या फिर निफ्टी बैंक की बात करें। दोनों जगह स्थिति ये है। अब दुआ कीजिए कि नहीं 22,500 बच जाए, नहीं बचा तो फिर 22,300, फिर 22,100, ये तमाम फिर नीचे के सपोर्ट लेवल खुलते जाएंगे। आज ऑटो में मूव हम ठीक ठाक देख रहे हैं। मारुति सुजुकी हो गया, इसके अलावा एमएनएम में देखिए 3% के आसपास की तेजी है। एमएनएम को लेकर कल जेफरीज की सीएलएससी की अच्छी रिपोर्ट भी आई थी और 2 दिन में करीब 5% के आसपास से रिकवरी आ चुकी है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुंबई में जैसा कि मानसी ने शुरुआत की थी शो की कि गर्मी की स्थिति काफ़ी बुरी हो गई है। फरवरी का महीना चल रहा है और 38 डिग्री टेम्परेचर, कल 38.4 डिग्री वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। और आईएमडी ने ऐसा अनुमान दिया है कि हीट वेव भी चल सकती है फरवरी में। मतलब सुन के अजीब भी लग रहा है। जरा बात करते हैं आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरके जैनामणि। जैनामणि जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है और क्या गर्मी इस बार ज्यादा सताएगी? हम मुंबई के साथ साथ पूरे देश का भी माहौल आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, आप जैसे बॉम्बे का बात करें या कोंकण का, रत्नागिरी, गोवा, देन जैसे थाने बेलापुर एरिया है, करवार है, सांताक्रूज है, तो बहुत सारा स्टेशन जो है काफी ज्यादा तापमान रिपोर्ट किया है। तो ये पहले बार आज नहीं है, वो फरवरी का 15 के बाद 36-35 वैल्यू वाज कमिंग। लेकिन आज जो हुआ अगर देखें तो हाईएस्ट जो रिपोर्ट आया है, मैंने जैसे बताया कि 38.5 जो है होनावर एक जगह है, करवार भी 38 है, सांताक्रूज भी 38.4 है, रत्नागिरी 38.9 है, यानी 38 to 39 डिग्री आ रहा है। तो वेरी हाई टेम्परेचर रेंज। एंड ऑल्सो दी अगर नॉर्मल का बात करें तो ये नॉर्मल जो है 4 से 7 डिग्री अब नॉर्मल आ रहा है, तो काफी हाई टेम्परेचर है। तो इसको देखते हुए तो हम लोग जो है हीट वेव अलर्ट जारी किया है 2 दिन के लिए। कोंकण, गोवा, देन कोस्टल कर्नाटका, देन हमारे पास केरल में हाईएस्ट मिला है। जो कन्नूर, एक एयरपोर्ट कन्नूर है जो नॉर्थ केरल में है, 40.4 दिया। और उसके साथ साथ भी और स्टेशन है कर्नाटक का जो 37-38 रिपोर्ट कर रहा है। तो ये हीट वेव बनता है, तो इसलिए इसको देखते हुए हम लोग एक वार्निंग जारी किया है 2 दिन के लिए। और जैसे कारण आप पूछा तो एक्चुअली मेनली जो अरेबियन सी के ऊपर है वो एंटी साइक्लोन है, और समुद्र से जो हवा आता है उसका कुछ कटअप हुआ है, जिसके वजह से जो तापमान लगातार इधर रिपोर्ट हो रहा है हायर देन नॉर्मल। ठीक है मिस्टर जैनामणि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये सारे अपडेट्स भी देने के लिए मौसम को लेकर, तापमान को लेकर। लेकिन चलिए फटाफट बाजार पर लौटते हैं। सन टीवी के बारे में राजेश जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। आज वायदा में अच्छा प्रदर्शन है सन टीवी का, करीब 4% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, डे हाई के आसपास ही है। क्या ये तेजी और बढ़ेगी? क्योंकि हमने ऊपरी स्तरों से गिरावट देखा, फिर सपोर्ट लेके चलने की कोशिश कर रहा है शेयर ये। तो देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो वीक ही है। स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट ऑलरेडी हमने देखी है। स्टॉक में एक साइन ऑफ रिकवरी यहाँ पे जरूर बना है, बट अभी भी ये 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 610 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो थोड़ी रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है। देन
फिर स्टॉक में 625-30 की तरफ भी मूवमेंट एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बट एट दिस मोमेंट अगर किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग साइड का ट्रेड है, लोअर साइड पे बाय किया है, तो अभी 598 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करे और ये 610 को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो फिर 625-630 के टारगेट के लिए होल्ड करे। बट अभी टाइम बिंग के लिए 598 का स्टॉप लॉस होल्ड फॉलो करके पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 198 रुपए का, यानी कि 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस के ट्रेड के लिए। ध्वनि जी नमस्ते, बताइए कौन सा ट्रेड आपने ढूंढा है? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। ऑप्शंस के चैंपियन में आज हमारा ट्रेड जो रहेगा वो है बजाज फाइनेंस के अंदर। बजाज ट्विंस को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो खरीदारी है वो देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस का जो काउंटर है पर्टिकुलरली मार्केट के अंदर वीकनेस के दौरान भी इस काउंटर के अंदर एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है और यहाँ से भी हमें देखें तो डेली पे एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ 8700 तक के इसका जो है स्पॉट लेवल में मोमेंटम ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 8600 मार्च का कॉल ऑप्शन जो है उसको आपको खरीद के चलना है। 193 के प्राइस के करीब आपको ये मिल जाएगा, वहां पे आप इसको खरीदे। 240 और 285 तक के मोमेंटम इसके अंदर ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस 165 का मेंटेन करके चले। यहाँ पे अधिकतम मुनाफा 11,500 और नुकसान 3,500 तक का हो सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन है मैम आपका। 8600 की कॉल खरीदने की रिकमेंडेशन 193 के भाव पे 240 285 अलग अलग तरह के दो टारगेट्स हैं। 165 का स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा। रेशियो लिखा हुआ है 1:3 का रेशियो, इनफैक्ट 4 का रेशियो बनता है। आप चाहें तो इस पर एक बार देख भी सकते हैं। बढ़िया ट्रेड आपके लिए मिला है और आप चाहें तो एक सौदा बना सकते हैं। बजाज ग्रुप के वैसे भी दोनों शेयर, बजाज फिन और बजाज फाइनेंस, दोनों ही बढ़िया चल रहे हैं। ठीक है ध्वनि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनीज वापस से नोटिस हो रही हैं। कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ शेयर फटाफट से मैं पता करता चलता हूँ। रचित भाई आपसे कर रहा हूँ बातचीत और आप जरा बताइएगा इन शेयर्स के अंदर क्या करना है। जरा स्पीड से ले रहा हूँ सर आपसे ट्रेड। M&M BTST करना है सर, 2% ऊपर है, वॉल्यूम बढ़िया है। अगली बार का रोल ओवर भी कर सकते हैं क्या M&M? जरा चेक करना प्लीज़। आई थिंक रिसेंट करेक्शन आया था, उसके बाद नो फिर से रिवर्सल के साइंस है, तो पुल बैक मूव स्टॉक में 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक रह सकता है जो 2900 के आसपास प्लेस्ड है। तो 100 रुपीज का अप मूव मिल सकता है। कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो रोल ओवर भी की जा सकती है। 2900 के आसपास फिर से रिव्यू फिर करना चाहिए। ठीक है, यानी कि रोल ओवर की जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशन से होल्ड करके रखो। एवरेज वगैरह से थोड़ा बचो, जिसका पुराना माल है सिर्फ वही रखें। गोदरेज CP भी चेक करना है रचित, गोदरेज CP। ये भी काफी बीटन डाउन काउंटर है। हमने दूसरे FMCG स्टॉक्स के साथ साथ काफी करेक्शन देखा है। यहाँ पे पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन इसका 20 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पा रहा है जो 1080 पे प्लेस्ड है। सो मैं कहूंगा यहाँ पे फिलहाल आपके वॉच लिस्ट पे रखे इसको। अगर 1080 के लेवल्स में भी बाकी के जो 2 दिन बचे इस वीक में वो 1080 निकल जाए तो फिर इसको खरीदारी करें। एक शेयर मेरे को और पता करना है। एक काम करता हूँ, मैं लक्ष्मीकांत शुक्ला जी से पता कर लेता हूँ। लक्ष्मी जी जरा आप चेक कीजिएगा, 2-4 शेयर हैं आपसे, फटाफट से स्पीड से पता कर लेता हूँ। कोलपाल सर बढ़िया वॉल्यूम है, एक बार दिखा देना इसके फ्यूचर वाली प्लेट भी। ये थोड़ा डिफेंसिव कम एग्रेसिव है, टूटा हुआ शेयर भी है, बेस अच्छा बन रहा है। प्लस कर सकता हूँ सर लक्ष्मीकांत जी कोलपाल? डेफिनेटली यहाँ पर प्लस का रिकमेंडेशन दिया जा सकता है क्योंकि आज जो 4 to 5 डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है वो काफी अच्छे स्तरों से निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 2420 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है और यहाँ से स्टॉक अगर अपने एक रिसेंट लो को पकड़ के रखता है तो यहाँ से हमें 250 से लेकर 300 पॉइंट के अपसाइड के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो मोटा मोटा यहाँ से हम 2750 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोलपाल में। ठीक है, 2700 तक का टारगेट है। रोल ओवर करना चाहो कर लो। हमने फ्यूचर्स की प्लेट आपकी स्क्रीन पर रखी है। ये फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, ताज़ा खरीदारी है। हालांकि इसी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। 19 लाख में से 85 लाख शेयर आज जुड़े हैं, यानी कि टोटल OI में से जो OI चेंज है 85,000 शेयरों का है। तो इससे मतलब लॉन्ग पोजीशंस बन रही है और लॉन्ग पोजीशंस टिपिकली इस रेट पे अच्छा मूवमेंट दे जाती है, कैरी फॉरवर्ड कर जाती हैं। एक शेयर मेरे को जरा राजेश सर से भी पता करना है। राजेश सर
एक मिनट, हाँ वॉल्यूम आपके हिसाब से थोड़ा चेक कर लो। ये हेवल्स ज़रा चेक करना, बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है हेवल्स का, बढ़िया ओपन इंटरेस्ट एडिशन वगैरह है सर। रोल ओवर का नंबर एक बार आप चेक कर लेना, मेरे पास सिस्टम में आ नहीं रहा इसका रोल ओवर। एक बार ज़रा हेवल्स बताना सर, ये रोल ओवर भी करना है क्या हमको? ठीक है, करेक्शन के बाद एक मल्टीपल सपोर्ट के आसपास से स्टॉक बेस बनाने की प्रोसेस तो दिखा रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे कंफर्मेशन जो मिलेगा वो करीब 1565 1570 के ऊपर मिलेगा। बट अभी लगता है कि यहाँ पे एक छोटी रिस्क से ट्रेड लिया जा सकता है। चांसेस है कि ये स्टॉक अगर 1520 के ऊपर अब सस्टेन रहा तो ये 1570 75 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। अगर वहां तक आता है तो फिर हमें लगता है कि यस, कहीं ना कहीं स्टॉक वापस एक थोड़ा रिकवरी फेज में कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो एट दिस मोमेंट 1525 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है जिनके पास ऑलरेडी है। सो हैवेल्स इंडिया, अगर पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय इस वक्त करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ इस स्टॉक में इस वक्त ट्रेड देखने को मिल रहा है। टेक्निकली लगातार हमारे एक्सपर्ट्स आपको इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल नज़रिया भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और फंडामेंटल नज़रिया लेकर हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट रोहन मेहता जुड़ गए हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। एंड एज यू से, द बेस्ट टाइम टू बाय इज व्हेन नो वन इज इंटरेस्टेड। इंटरेस्टिंग है आपके टेक्स, आपकी रीडिंग्स और आपकी एनालिसिस। बताइए ताज़ा मार्केट पर आपकी रीडिंग्स क्या कहती हैं, किस तरह से नेविगेट कर रहे हैं इस वॉलेटिलिटी को आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सी, वो बहुत इंटरेस्टिंग ये हो रहा है कि मार्केट तकरीबन निफ्टी 4.5% ये मंथ डाउन है। और लास्ट एक वीक में बहुत एक इंटरेस्टिंग टेक ये आया है कि निफ्टी के सामने इंडिविजुअल स्टॉक्स इतने करेक्ट नहीं हो रहे हैं। दिस इज अ फर्स्ट साइन ऑफ पॉजिटिविटी। और सेकेंडली, अच्छे स्टॉक में अच्छी रिकवरी आई है, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप में। सो हमारा ये पॉइंट है कि दिस इज अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग टाइम टू इन्वेस्ट। बट 2-3 क्वालिटी यहाँ पे देखनी ये चाहिए। एक तो मैं थोड़ा एक बता देता हूँ कि 750 स्टॉक में से 130 कंपनी ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया है ये क्वार्टर। उसमें से सिर्फ 13 कंपनी या 14 कंपनी ने स्ट्रीट को सरप्राइज किया है। सो ऐसा एक्सपेक्ट करना कि मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई हो जाएगा तो दैट इज इम्पॉसिबल। पर रिकवरी आएगी इसना बहुत पॉसिबल है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड हो गया है। सो यहाँ पे कंज्यूमर्स, NBFC और केमिकल्स, ये 3 सेगमेंट हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो कोई डर रहा है तो सिल्वर बहुत अच्छा लग रहा है निवेश में। तो ये 3-4 चीज में हमको हमारा अच्छा पॉइंट है। पर आई थिंक सो द वर्स्ट अभी पॉइंट से इतना कुछ है नहीं। एंड ओवरऑल आई कैन टेल यू मानसी, पीपल आर टू मच वरीड, पीपल ने कॉन्फिडेंस लॉस कर दिया है। सो यहाँ से बहुत नीचे जाने की जगह नहीं दिख रही है। You're right, in fact, रैशनल अप्रोच और साथ ही पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होना भी ज़रूरी है। माना कि बाजार में इस वक्त जो है दुविधा ढेर सारी है, लेकिन हर लेवल पर मार्केट आपको एक एंट्री अपॉर्चुनिटी भी देता है। और इस तरह के कमज़ोरी के साइंस पहले भी, कमज़ोरी के दौर पहले भी भारतीय बाजार ने देखे और वहाँ से हम उभरे भी हैं। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच और यस, हार्ड अर्नड आपकी कमाई है, उसे बचाकर ज़रूर रखना है आपको, लेकिन निवेश की अहमियत जो है उसे बिल्कुल याद रखें। कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त आपको एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ भी दे जाएंगे। और साथ साथ बुलियन मार्केट पर भी नज़र होनी चाहिए, जिस तरह से अभी रोहन भी बता रहे थे, कमोडिटी पर भी फोकस होना चाहिए आपका। लेकिन आज सुबह एक खबर हमने आपको बताई थी, और सबसे पहले ET Now स्वदेश पर आपको हमने बताई थी एजेंसीज के हवाले से। जब ये खबर थी, जल्द ही टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल के IPO के आने की खबर आ चुकी है। और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, कंपनी के IPO को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। सो खबर है, इसकी पुष्टि भी होती हुई इस वक्त। IPO से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स आइए एक बार हमारे सहयोगी गौरव से जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गौरव, बताइए। जी हाँ, आज के दिन में टाटा इन्वेस्टमेंट में एक तेज़ी देखने को मिली, और इसका मेन रीज़न ये है कि टाटा कैपिटल के IPO के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ साथ 23 करोड़ न्यू शेयर जो है वो मार्केट में आ सकता है, और इसी के साथ साथ बोर्ड ने लगभग 1500 करोड़ से भी ज़्यादा जुटाने के लिए भी मंजूरी दे चुकी है राइट्स इशू के थ्रू। अगर हम स्पेकुलेशन की बात करें तो कहना ऐसे था मार्केट एक्सपर्ट्स का कि ये जो IPO है उसका ओवरऑल साइज जो है वो 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। कंपनी की बात करें तो कहीं पे टाटा सन्स जो होल्ड करती है इस कंपनी को, और टाटा कैपिटल की बात करें तो एक NBFC है जो कि एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट देती है, और इसी के साथ साथ टाटा कार्ड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर हम बात करें कस्टमर बेस की तो लगभग 5 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स है, और 900 से भी ज़्यादा ब्रांचेस जो है इस कंपनी के हैं। अगर हम बात करें लिस्टिंग की तो सितंबर 2022 में कहीं पे बैंकिंग रेगुलेटर ने इस कंपनी को अपर लेयर सिस्टमैटिकली
इंपॉर्टेंट एनबीएफसी के रूप में एक टैग दिया था और इसी क्लासिफिकेशन के चलते हुए एक रिक्वायरमेंट थी कि 3 सालों में इसका लिस्टिंग होना ज़रूरी है, जो कि सितंबर 2025 में ख़त्म होगा। और इसी के दौरान आईपीओ का एक अनाउंसमेंट आना और मंजूरी मिलना, ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो लगभग 1.8 लाख करोड़ का एक लोन बुक है कंपनी के पास। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कहीं पे 1800 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में ही दिखाई दी थी। और इसी के साथ साथ रिटर्न मैट्रिक्स जैसे ROA और ROEs की बात करें तो वहाँ पे भी एक हेल्दी रेशियो हमने पहले देखा है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो फिलहाल के लिए टाटा सन जो है वो लगभग 92.8% ओन करता है और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो लगभग 2.5% स्टेक जो है वो ओन करती है। बट और आगे जाके ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि कहीं पे पहले से ही इस कंपनी को टाटा सन से बैकिंग भी है, क्योंकि पिछले 6 सालों में लगभग 6000 करोड़ जो है वो टाटा सन्स ने इस कंपनी में इन्फ्यूज़ किया है। इनफैक्ट अगर FY24 की ही बात करें तो 2000 करोड़ का इन्फ्यूजन हमने देखा था इस कंपनी में नीड बेसिस पे। आखिर में अगर हम बात करें टाटा इन्वेस्टमेंट्स की तो लगभग इस कंपनी के 4.7% ऑफ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो टाटा कैपिटल में है। और इसी के चलते हुए क्योंकि ये IPO आ रहा है, टाटा इन्वेस्टमेंट्स में भी एक तेज़ी जो है आज के दिन में देखने को मिली। तो आगे जाके टाटा कैपिटल के IPO पे तो नज़र हमारी ज़रूर बनी रहेगी, बट इसी के साथ साथ टाटा इन्वेस्टमेंट्स और बाकी जो टाटा के शेयर्स है उस पर भी नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बिल्कुल गौरव, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो क्यों है ये IPO ज़रूरी, IPO से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स, IPO के ज़रिए 23 करोड़ नए शेयर्स जारी किए जाएंगे और इसके अलावा भी सारे के सारे फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल्स यहाँ पर आपने जाने। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए, 6-6.5% की तेज़ी। राजेश जी, दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, न्यूज़ फ्लो और उसका इम्पैक्ट तो क्लियरली नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट्स पर अगर कोई राय है आपकी तरफ से 6123 के लेवल्स। तो देखिए स्टॉक में एक अच्छा मूव हमने देखा है, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बन चुका है और आज के मूव के बाद स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले 2-3 अटेम्प्ट में भी स्टॉक ने वो लेवल को क्रॉस नहीं किया था, जो कि है करीब 6220 के आसपास। तो ये 6220-25 की जोन को क्रॉस करना इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हायर साइड पे। अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर हमें लगता है इसकी नेक्स्ट जो टारगेट बन सकते हैं वो 6400 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक में साइन ऑफ रिकवरी यहाँ पे बना है। अभी जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो बने रह सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा करीब 6000 के आसपास का। 6000 का स्टॉप लॉस टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प के लिए। होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की तमाम कंपनीज की भी ये। अच्छा, इसकी जो लिस्टिंग होनी है टाटा कैपिटल की, अभी 6 महीने दूर की बात है। आगे बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, देखेंगे उसको, प्राइस बैंड से लेकर साइज़ को लेकर तमाम इश्यूज, तमाम डिटेल्स इसको लेकर आएंगे। बाजार बहुत ही नैरो रेंज में है, मतलब आप समझिए कि अगर हम पहले घंटे को अगर हम छोड़ दें तो बमुश्किल 50 अंकों की रेंज है निफ्टी की और सपाट कारोबार हो रहा है। 22,550 के आसपास है निफ्टी बैंक की बात करें 30 अंकों की हल्की सी गिरावट है। स्टॉक्स में भी ऐसा नहीं कि कोई चर्निंग हो रही हो। जो शेयर आज सुबह चले उन्होंने लीडरशिप ले रखी है, जो गिरे उनमें हमने कोई रिकवरी नहीं देखी। M&M में आप देखिए सुबह से निफ्टी का टॉप गेनर है। हिंडाल्को अगर आप देखेंगे सुबह से निफ्टी का टॉप लूजर है। तो ये स्थिति बाजार की है। आज मेटल, IT, फार्मा ये कुछ मिले जुले शेयर हैं जो प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं और जहां से सपोर्ट है उनमें हम देखने की सिलेक्टिव ऑटो, फाइनेंशियल्स, कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स ये बाजार को आज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है बैंकिंग शेयरों को लेकर और इस पर आपकी मदद चाहिए तेजस। बर्नस्टीन का ये कहना है कि HDFC बैंक बेहतर लग रहा है ICICI बैंक से, तमाम पैरामीटर पर उन्होंने तुलना की है और ये देखिए आंकड़े आपके सामने। रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें ICICI बैंक बेहतर जरूर दिख रहा है क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी वाला मसला है, लेकिन P महंगा है थोड़ा सा। रेटिंग भी आउट परफॉर्म दी है HDFC बैंक को। अपसाइड 37% मान के चल रहे हैं उसमें कि 2300 रुपए तक के टारगेट आ जाएंगे। इस पर रुचित आपसे व्यू जानना चाहेंगे। माफ कीजिए तेजस नहीं हमारे साथ। रुचित आप जरा बताइए चार्ट पर कौन सा बैंक आपको बेहतर लग रहा है? पोजिशनली देखें तो दोनों ही बैंक्स नो ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है कि प्राइस वाइज कुछ बड़ा करेक्शन ये स्टॉक में आएगा। क्योंकि आप रिसेंटली देखें तो पिछले 3-4 महीने में दोनों ही स्टॉक्स ने मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज बताया कि जहाँ पे साइडवेज ही रहा है।
बट आई थिंक जब लीडरशिप हमेशा जब भी तेजी के फेज में आती है तो एचडीएफसी बैंक से आगे चल के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अगर इनकेस कुछ ऐसे मूव आए तो। सो आई थिंक एचडीएफसी बैंक को मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा, बट आईसीआईसीआई बैंक के भी ऐसे कुछ नेगेटिव व्यूज नहीं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म के कंसोलिडेशन फेज के है, तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक थोड़े टाइम वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, बट रिलेटिवली एचडीएफसी बैंक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, ऐसा चार्ट पर भी लग रहा है। तो अगर आप लंबे अवधि का सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म का सोच रहे हो, दोनों नज़रिए से ठीक ठाक लग रहा है। हालांकि हमने देखा कि आज लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश हो रही थी, आधे % ऊपर भी आपको एचडीएफसी बैंक का शेयर दिखेगा, 1684 रुपए के आसपास के भाव हैं। चलिए छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक अपने आप में ही खास है। 26 फरवरी कल के दिन महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर भारतीय बाजार तो बंद रहेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कल ही के दिन महाशिवरात्रि पर कुंभ में आखिरी महास्नान होगा और उसके साथ ही महाकुंभ का समापन भी होगा। हर हर महादेव, हर हर गंगे। कल का दिन अपने आप में ही श्रेष्ठ है और कल महाकुंभ का आखिरी स्नान होगा। आपको बता दें महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के साथ कल महाकुंभ का समापन होने जा रहा है। महाकुंभ के अगर बात करें तो महाकुंभ में 60 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का दावा हुआ है। आपको बता दें अलग ही श्रद्धा रही इन दिनों, और साथ ही अब तक कुल 43 दिनों में से 23 दिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया है महाकुंभ में, और ये सिलसिला अब भी जारी है। लाइव विजुअल्स और फुटेज भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। दुनिया के 50% से ज़्यादा सनातनियों ने संगम में डुबकी लगाई है। महाशिवरात्रि की तिथि का आरंभ कल सुबह 11:08 से होगा। तो कल के दिन अपने आप में ही कह सकते हैं एक सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और पावन दिन है, और कल ही के दिन आप सभी को कल ही के दिन महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, और आप अपने परिवार के साथ महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा से मनाएं। चलिए बैक टू मार्केट्स, और इस वक्त अगर देखें सेंटिमेंट्स मिड कैप में कमजोरी वाले नजर आएंगे। निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव है। बैंक निफ्टी के भी सेंटिमेंट्स जो है कमजोरी क्या, ट्रंकेटेड वीक। कल भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की भी अगर बात करें, कुछ तमाम स्टॉक्स जहां पर इम्पैक्ट बनता हुआ भी दिख रहा है इस लिस्ट में इन्फो एज का काउंटर है। आज जब शो की शुरुआत की हमने तब इन्फो एज में कुछ मूवमेंट ज़रूर देखने को मिली थी, और इस वक्त भी अगर आप देखें 2.5% तक की तेज़ी यहाँ पर 7345 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लक्ष्मीकांत जी, आपसे इन्फो एज पर एक टेक जानना चाहेंगे। मजबूती है आज के सत्र में, और वॉलेटाइल मार्केट्स में भी ये स्टॉक परफॉर्म करने की कोशिश करता हुआ। देखिए, अगर हम पिछले दिनों का ट्रेडिंग सेशन देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, और ये स्टॉक अभी अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। हालांकि आज निचले स्तर से थोड़ी बहुत मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, बट जब तक ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के लेवल के नीचे ट्रेड करता है तब तक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि अनटिल अनलेस इसमें एक शॉर्ट कवरिंग हमें 7500 के ऊपर नहीं दिखाई देती है, तब तक कॉशियस व्यू बना रहेगा। करंट लेवल्स पे अगर किसी ने पहले से बाय करके रखा है तो 7500 के बाद आसपास आते ही इसमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और अगर ये स्टॉक अपने जो रिसेंट लो है 7089 को तोड़ता है तो हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक आपके पसंदीदा सेक्टर्स या जो सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही है उसका जिक्र तो आपने किया, लेकिन आईटी स्पेस पर आपका टेक मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज विजिबल डाउन साइड यहाँ पर नजर आ रही है, चाहे लार्जर आईटी प्लेयर्स हो या फिर छोटी मझौली आईटी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हो। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए आईटी सेक्टर से फिलहाल दूर रहने की राय होगी। Yeah, I think so. IT is decent, means कुछ खास नहीं है। जो वैल्यूएशन कंपनीज ठीक है वो ओवर वैल्यूड पे है, पर हमको लग रहा है कि IT वुड बी मोर ऑन द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू rather than कंज्यूमर ड्यूरेबल उभरता आ रहा है, तो वहां पे हमारी रुचि ज्यादा है। IT में कुछ खास नहीं है। ठीक है रोहन भाई, आपने मेरे को एक बार मैसेज किया था क्योंकि डाटा आप बताना चाहते हो, तो मैंने आपसे व्हाट्सएप पूछा क्या डाटा, आपने कहा मैं उस पर बताऊंगा, प्रोग्राम में बताऊंगा। वो बता दिया या फिर बताना बाकी है अभी? नहीं, मैंने बता दिया। बता दिया? अच्छा ठीक है, मेरे से मिस हो गया, आप मेरे को एक बार भेज देना सर, मैं भी एक बार ज़रा रीड कर लूँगा, मैं सुन नहीं पाया आपको बहुत अच्छे से। अच्छा, मैं कुछ BTST ट्रेड भी पता कर लेता हूँ। शुक्ला जी आपसे कर रहे हैं शुरू।
लक्ष्मीकांत जी जरा आप बताइए, आपके BTST STBT कोई है तो उसको बता दीजिए प्लीज़। ये मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी सेलिंग के लिए नजर आ रही है। यहाँ पर ये स्टॉक अभी भी अपने 20 DMA लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है और यहाँ पर भी हमें एक बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करेंटली ये 205 के आसपास चल रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो मुझे लगता है कि इसमें हम सेल करके चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 210 का, और जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 200 लेवल के। तो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हम इसमें सेलिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। और राजेश सर आपकी तरफ से कोई STBT BTST? STBT रहेगा डिम्पी जी, और फार्मा स्पेस से अरविंदो फार्मा पे शॉर्ट करने की सलाह है। आज देखें तो सारे ही फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखा है, तो हमें लगता है ये कंटिन्यूटी रहेगी अगले सेशन में भी। अरविंदो फार्मा में शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है फ्यूचर्स में, और डाउन साइड के टारगेट होना चाहिए करीब 1050 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1098 के आसपास। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। तो दोनों ने STBT वगैरह ट्रेड डाले हैं। मार्केट में किसी तरह का कोई कॉन्फिडेंस, किसी तरह की कोई रिस्पाइट तो अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। और अभी आप देखेंगे तो सुबह के दिन भर की हुई मेहनत वापस ख़राब होकर जा रही है। बाजार डेज लो पे बंद कर रहा है। 20 पॉइंट निफ्टी नीचे है और 45 पॉइंट बैंक निफ्टी है। क्या बेहतरीन मौका था कि डेरिवेटिव एक्सपायरी का बेनिफिट लेके ये ऊपर आ जाते, नहीं आए। क्या बेहतरीन मौका था कि 15 से 16% का कट लगा हुआ है, ऊपर आ जाते, नहीं आए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चलो, लेकिन आगे अच्छी चीज़ आज सुबह से यही दिख रही है कि 1680 के आसपास HDFC एक बेस बनाने की कोशिश तो कर रहा है। चेक करवा लेते हैं एक बार और समझ भी लेते हैं कि इसमें कितना दम है। HDFC बैंक 1680 के आसपास का बेस है। राजेश सर क्या करें, एवरेज कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस जगा रहा है कि ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा? नहीं नहीं डिम्पी जी, अभी वेट करेंगे। अभी यहाँ पे एवरेज करने की सलाह तो नहीं देंगे, क्योंकि मार्केट ने पिछले आधे घंटे में जिस तरीके से सप्लाई बनी है वापस से, तो हमें लगता है कि नेक्स्ट सेशन को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 1660 के लेवल को नहीं तोड़ता है अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है। अदरवाइज 1660 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका क्रूशियल सपोर्ट है। अगर वो टूट गया तो फिर स्टॉक में गिरावट बढ़ सकती है। और अगर हम देखें तो मोटा मोटी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी कहीं कोई स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, वहां पे वीकनेस बनी हुई है। तो हमें लगता है अगर बैंक निफ्टी फर्दर टूटना है तो ये लार्ज के बैंक्स के चलते ही टूटेगी। तो 1660 का लेवल ध्यान रखेंगे अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, 1660 का लेवल ध्यान रखिए आप अगले कुछ ट्रेडिंग सत्र के लिए HDFC बैंक में। बाजार में जो हम ऊपरी स्तरों से प्रेशर बिल्ड होते हुए देख रहे हैं ना, क्योंकि निफ्टी देखिए अब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि छठे दिन लगातार गिरावट के साथ ही बंद होगा। वो जो 20-25 अंकों की हल्की जो तेजी थी ना, थोड़ा सा गुड फील करा रही थी, वो रिवर्स हो गई है और वो कन्वर्ट हो गई है बिकवाली में। 25 अंकों के आसपास की हल्की सी कमजोरी आप देखेंगे, और उसकी वजह यह है कि रिलायंस के शेयर में भी प्रेशर बना है। 1200 रुपए के नीचे भी शायद रिलायंस आज के सत्र में गया है। बिल्कुल 1200 के आसपास ही आखिर कारोबार कर रहा है। 1% के आसपास की गिरावट इसमें है। लक्ष्मीकांत जी, रिलायंस क्या और फिसल सकता है यहां से? डेफिनेटली अगर 1180 के लेवल्स टूटते हैं तो मैं फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है रिलायंस में। ऑलरेडी इस स्टॉक्स ने बेरिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दिया हुआ है, और रिसेंटली जो पुल बैक मूव भी आया था वो फिर उसके बाद वो अपने 20 और 50 DMA के लेवल्स को भी क्रॉस नहीं कर पाया है। और इन दोनों जो मूविंग एवरेजेस है यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर का पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। तो अगर 11,180 के लेवल्स के नीचे स्टॉक फिसलता है तो डेफिनेटली हमें जो निचले स्तर है 1140 से लेकर 1120 के लेवल्स भी रिलायंस शो कर सकता है। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू। फटाफट 2 और शेयरों पर व्यू लेंगे। कोई ट्रेड नहीं चाहिए, बस एक व्यू चाहिए। राजेश जी, आप जरा चेक कीजिए नैल्को और वरुण बेवरेजेस। आज गिरावट करीब है 5% के आसपास की, और दोनों के दोनों शेयर दिन के निचले स्तर पर ही कारोबार कर रहे हैं। ऐसा लगा था कि शायद ये रिकवर कर जाएंगे, लेकिन वो ट्रेंड रिवर्स हो गया फिर से। नाल्को में भी, वरुण बेवरेजेस में भी। क्या और इसमें अभी पेन बाकी है दोनों शेयरों में? आई थिंक नाल्को में तो अब ये अपने क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और देखें तो आज जिस तरीके से मेटल स्पेस में आज गिरावट है, पिछले दिन में भी गिरावट थी और आज फॉलोअप सेलिंग है।
तो हमें लगता है कि नाल्को यहाँ से 177 के लेवल को अगर तोड़ता है तो फिर इसमें गिरावट बढ़ेगी और इसके नेक्स्ट टारगेट बनेंगे करीब 168 164 की तरफ। तो अभी तो ये स्टॉक में अभी हमें लगता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए, 178 को होल्ड आउट करने में कामयाब रहता है या नहीं। अगर नहीं तो शॉर्ट का ट्रेड भी लिया जा सकता है। वीबीएल की बात करें तो वीबीएल का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी वीक था, एक रिकवरी के साइन यहाँ जरूर दिखाए थे स्टॉक में, लेकिन आज की गिरावट में ऑलमोस्ट जो भी रिकवरी हमने देखी थी स्टॉक में वो इरोड होते हुए दिख रही है। यहाँ पे हमें लगता है कि इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो करीब 470 468 के आसपास है। अगर वो भी होल्ड करने में कामयाब नहीं रहेगा तो स्टॉक में हो सकता है फर्दर लोअर लेवल टुवर्ड्स 450 440 की तरफ भी आते हुए दिखे। तो एडजिक जंक्चर अभी इसको अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि सप्लाई यहाँ पे बनी हुई है। जब तक ये स्टॉक 505 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है छोटे मोटे उछाल में शॉर्ट करने की सलाह। ओके ठीक है जी। तो खैर आप जरा ये चेक कर लेते हैं, मार्केट हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक दिन और पास हो गया, एक दिन की और गिरावट जुड़ गई, एक दिन की और निराशा और एक दिन की और उम्मीद में निराशा आपके हाथ लगी, उम्मीद पीछे छूट गई। तो ये रोज़ का हो गया। और जैसे हमने स्टार्टिंग में भी कहा, राजेश सर ने भी इस चीज़ को पुख्ता किया कि 30 साल बाद ऐसा हो रहा है कि हम 5th मंथ लगातार नेगेटिव रिटर्न्स देख पा रहे हैं। आप अक्टूबर से लेके अभी तक का चेक कर लीजिए, आप नेगेटिव रिटर्न्स में हैं। अक्टूबर से लेके अभी तक का चेक कर लीजिए, आप एफआईज के नेगेटिव फ्लोज में हैं। अक्टूबर से लेके अभी तक का चेक कर लीजिए, अर्निंग्स का नॉन इम्पैक्ट है। अक्टूबर से लेके अभी तक का चेक कर लीजिए, मार्केट्स में बड़े छोटे सभी शेयर्स पिटे हैं। आप अक्टूबर से लेके अभी तक का चेक कर लीजिए, मार्केट ब्रेथ बहुत ख़राब हुई है। अक्टूबर से लेके अभी तक का चेक कर लीजिए, आपकी वैल्यूएशन में भी जो पहले डिस्कम्फर्ट था वो कंफर्ट आया बट पुल बैक नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें इस अक्टूबर से लेके अभी तक के बीच में आई हैं और अब हम बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। जब हम शुक्रवार को ट्रेड करेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, और बृहस्पतिवार को तो डेरिवेटिव एक्सपायरी के साथ ट्रेड करेंगे। फेब का महीना भी बहुत ही बुरे सपने के तौर पर निकला। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जैन जाएगा तो फेब खुशियाँ लाएगा, लेकिन फेब की भी दिक्कतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। और चलते चलते निफ्टी बैंक जो सबसे बड़ा कंटेंडर था वो भी करीब 90 पॉइंट अभी नीचे है। अब आपको 100 पॉइंट दिख रहा होगा और आप शेयर्स देखेंगे तो आप फिर से जमकर पिटाई हुई है। पहले मैं ज़रा निफ्टी के टॉप काउंटर्स पे आ जाता हूँ। अगर आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आज M&M थोड़ा बहुत चला, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक आया, ITC डॉक्टर रेड्डी जैसे शेयर्स थोड़े बहुत चले हैं। लेकिन अगर आप ड्रैगर्स चेक करेंगे तो आपको करीब 38 शेयर आउट ऑफ 50 शेयर 38 शेयर में से गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज़्यादा पिटने वाला शेयर बन गया आज का, जो मैसेज के हिसाब से भी नुकसान पहुंचा रहा है वो TCS का भी। इसके अलावा L&T भी आज प्रेशर बनाने में कामयाब रहा और साथ ही विप्रो, NHPC, टाटा स्टील, NTPC, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, कुछ एक शेयर्स थे जो आज आपको पिटते हुए दिखी हैं मार्केट्स के अंदर। निफ्टी 50 के अलावा अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 500 पे चला जाता हूं जो कि मिड कैप का खेमा है। अगर आप वहां पे भी चेक करेंगे तो कंट्रीब्यूशन बहुत ही ख़राब था। आउट ऑफ दिस 500 शेयर 383 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में थे और उसमें से जो ड्रैगर्स हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जिन शेयर्स ने, उसमें से अगर आप चेक करना चाहें तो उसमें से भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको दिखेगा वेदांता एक शेयर है, ठीक। इसके अलावा आपको और शेयर्स में जियो दिखेगा, REC टूटा आज, इस शेयर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर आया। कोल इंडिया भी आज टूट गया। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज आपको प्रेशर बनता हुआ दिखा है। और पुल बैक की श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो M&M और VVL जैसे शेयर्स में भी आज जम कर उतार चढ़ाव मार्केट्स के अंदर हुआ। कहने के लिए, बताने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, नया कुछ भी नहीं है मार्केट्स के अंदर। रोज़ उठो रोज़ पिटो फिर सो जाओ, रोज़ उठो रोज़ पिटो सो जाए। बस एक चीज़ की उम्मीद है, कल भगवान शिव का पर्व है, कल महाशिवरात्रि है। उम्मीद करते हैं जितनी दुख दुविधाएँ, चिंता, शोक, भय वो महाकाल हर ले और उसके बाद सबको सद्बुद्धि मिले, थोड़ा एफआईज इंडिया में आ जाएं, लोगों के जो लॉसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं। राजेश सर कल आप जाओगे शिवालय? राजेश सर को दिखाओ एक बार ज़रा। बिल्कुल बिल्कुल डिप्टी जी। सर ज़रा आप हमारी तरफ से भी, हम तो मैं तो खैर जाऊँगा ही जाऊँगा, आप हमारी तरफ से एक बार डबल प्रार्थना कर देना, हम भी प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना? कि बोल देना भी ये इन्वेस्टर्स वगैरह के सब दुख दर्द खत्म करो भोलेनाथ। तो भोलेनाथ तो वैसे ही बड़े भोले हैं, आप थोड़ा भी बोलोगे तो काम चल जाएगा। हो सकता है हमारी बोलने से हमारी प्रार्थना तो स्वीकार ही नहीं हो रही है, आपकी स्वीकार हो जाए। शुक्ला जी जरा आप भी कर दोगे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना? जी हाँ डिम्पी जी, अब आखिरी आसरा जो है वो महादेव जी का ही है, वही बचा सकते हैं इस भयंकर गिरावट से। महादेव ही है।
कहते हैं ना, जब सब खत्म हो जाए, सब जगह पे आप बिल्कुल फंस जाए, दुख दिक्कत में हो आप, तो एक साथ ही आपका खड़ा रहे, वो महाकाल आपके साथ हमेशा खड़े ही हैं। तो शुक्ला जी एक बार अच्छे से प्रार्थना कीजिएगा। राजेश सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी महाशिवरात्रि की, और हम उम्मीद करते बस महाशिवरात्रि तक जितना तांडव होना था हो गया। अब यहाँ से नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति के साथ नया बाजार दिखे, इसी उम्मीद के साथ आज इस कार्यक्रम को हम ख़त्म कर रहे हैं। कल महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को और साथी मानसी को और अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं। हमारी पीसीआर टीम भी बेचारी बड़ी मेहनत करती है, उनकी तरफ से भी मैं आपको आज थैंक यू कर देता हूँ। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं पीसीआर टीम को, डेस्क को, रिसर्च को, पूरी टीम को, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम को आज देखने के लिए नमस्कार।